हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यशपाल सुआंसिया, आपका मैथ्स फैकल्टी एट आई क्वांटा कम एटीपी स्टार। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जेई मेन 2025 का एनालिसिस, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या उनका डिफिकल्टी लेवल था और सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चंस बन रहे थे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं कि आप सभी लोग जो ये सेशन देख रहे हैं वो कौन कौन से सिटी से ज्वाइन किए हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था, क्या क्या मार्क्स आए हैं। वैसे तो पब्लिकली पूछना नहीं चाहिए, बट फिर भी आप एटलीस्ट ये तो बता सकते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो कौन कौन सी सिटी से आप देख रहे हैं। तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर अपना अपना जो सिटी है वो एक बार एज ए कमेंट पुट कर दिए, ताकि हमें एक आइडिया लगे कि हाँ, हमारे वीडियोज़ की पहुँच वहाँ वहाँ तक होती है ना। सो शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आज डिस्कस करने के लिए रहेगी। एक तो स्टैंडर्ड वाइज की 11th और 12th क्लास में से कैसे कैसे क्वेश्चन थे, कितने कितने क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज वाइज ब्रेकअप की 11th में कितने परसेंटेज क्वेश्चन थे और 12th में कितने परसेंटेज क्वेश्चन थे। अकॉर्डिंगली हम अपना रिवीजन भी प्लान कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती थी कि यार मेरा 11th का रिवीजन पूरा हुआ नहीं था, ये और 11th के बिना ही कुछ चैप्टर्स मेरे 11th के छूट गए थे, क्योंकि आप 12th क्लास में जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हैं तो एक साल पहले की जो चीज़ें पढ़ी हुई थी वो हम भूल जाते हैं। तो अगर वो रिवीजन पूरा नहीं हुआ तो उसका इफेक्ट हमारा अच्छा खासा हो सकता है। लेकिन वो कितना इफेक्ट हो सकता है परसेंटेज वाइज अपन देखें तो वो ज़्यादा थोड़ा और अपने को क्लैरिटी मिलेगी। तो 11th और 12th का कितने कितने क्वेश्चन आए थे, एक उसका परसेंटेज वाइज, और अगर ऐसा परसेंटेज वाइज हम करें तो साथ के साथ हम चैप्टर वाइज भी देखेंगे कि चैप्टर वाइज किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस थे, कि 11th के चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए थे और 12th के चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए थे। और साथ साथ यूनिट वाइज कि मेरा एलजेब्रा बड़ा स्ट्रांग है, कैलकुलस वाला जो पोर्शन है वो मेरा वीक हो रहा है, तो उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कि अगर मैं कैलकुलस के पोर्शन पे ध्यान नहीं दिया तो क्या एलजेब्रा से मैं कितने मार्क्स सिक्योर कर सकता हूं, या मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी है तो उसका इफेक्ट कहां तक जाएगा। तो सेक्शन वाइज भी अपन ब्रेकअप करेंगे। तो ये मेनली हमारा डिस्कशन रहने वाला है ना। और जैसा कि मैं कमेंट में देख कर पा रहा हूं कि सभी लोग अपने अपनी सिटी का नाम ले रहे हैं, और क्वेश्चंस जो है वो आप कमेंट में पुट कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम उस पर भी कुछ वीडियोस बनाएंगे, ताकि हम सभी को आइडिया लगे कि हाँ, स्टूडेंट्स को ये परेशानी आ रही थी जेईई मेन जो हमारा एग्जाम दिया था 2025, इसके बाद ये परेशानी आ रही थी। इनके लिए भी हम कुछ वीडियोस बना सकते हैं जिसमें आपको कुछ सॉल्यूशन देने की एक कोशिश रहेगी हमारी। सो आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस के अंदर हम शिफ्ट वाइज देख रहे हैं कि किस शिफ्ट के अंदर 11th क्लास से और 12th क्लास से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे ना। अब यहां पर जो 22 जनवरी को जो शिफ्ट 1 थी उसमें हमारे पास 11th के 10 क्वेश्चंस थे और 12th के 15 क्वेश्चन थे। सिमिलरली उसी दिन जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर चेंज आएगा कि 10th में से 10th क्वेश्चन से 11th क्वेश्चन आए, 15 से 14 हो गए। क्लास 11th और 12th के अंदर भी थोड़ा सा वेरिएशन तो ये पॉसिबल है, ये इतना कुछ खास ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है। लेकिन जब 23 और 24 के अंदर देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 11 और 12 डे के अंदर इतना ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन 24 के अंदर देखो तो यहां पर 11 12 थे और 24 के अंदर सीधा 12 से लेकर के 10 तक चला गया। तो ये थोड़ा सा 2 क्वेश्चंस का डिफरेंस रहा है यहां पर। सिमिलरली 24 के अंदर यहां देखो केवल 8 क्वेश्चंस हो गए यहां पर 11th क्लास के अंदर, 12 से सीधा सीधा 8 पर गए। 28 के अंदर बीच में अपना 26 जनवरी थी तो कुछ बीच में छुट्टी भी रही थी, तो उस दिन तो हमारा एग्जाम नहीं था। सो 24 से सीधा 28 पर आते हैं। 10 और 15 28 को, अगेन 11 एंड 14, और आगे भी इसी तरह से जा रहे हैं। और मीन अगर देखा जाए कि सारी शिफ्ट को हमने मिला दिया और उसका एक एवरेज देखा जाए तो 11th में से हमारे पास 10.7 मीन। अब आप बोलेंगे कि यार ये नेचुरल नंबर्स में आना चाहिए, बट क्योंकि हम मीन डिसाइड कर रहे हैं तो एक ओवरऑल एक आइडिया होने के लिए कि सारी शिफ्ट को मिला करके देखा जाए तो 11th में कितने परसेंटेज जा सकते हैं और 12th में कितने परसेंटेज जा सकते हैं, तो मीन निकालें। और मीन को अगर अपन परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इतना 42.8% और 57.2% करीब 11th और 12th के ब्रेकअप में आता है अपने पास। अब यहां पर देखो क्या क्या चीजें ध्यान देने वाली चीज है। सबसे पहले कि 11th का परसेंटेज 42.8 है, तो अगर हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है, मैथ्स की ही बात कर रहा हूं मैं यहां पर, है ना, तो हमारे पास जो 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है उसमें से 42.8 अगर इसको अपन कन्वर्ट कर लें तो कह सकते हैं कि यार 40 से 44 के बीच में, वरना एक क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि प्योरली वो 42.8 में कर लें। तो 40 से 44 मार्क्स के बीच में हमारे पास 11th क्लास से आने वाला था सिलेबस के अकॉर्डिंग, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो
56 से 60 के बीच में, है ना। ये हमारे 12th क्लास के क्वेश्चंस होने वाले थे। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि 12th का कितना अफेक्ट पड़ रहा है, कि यार कह सकते हैं कि हम 56 से 60 मार्क्स का मेरा केवल और केवल 12th की वजह से अफेक्ट हो रहा है। लेकिन साथ में ही 11th का 40 से 44% तक जा रहा है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकते कि 11th मैंने एक साल पहले पढ़ी थी और अब मैं उसका रिवीजन नहीं कर रहा हूं, तो केवल 12th के बेसिस में मैं उस एग्जाम को अच्छे से कर सकता हूं। अब 12th के बेसिस पर अगर जा रहे हैं तो ये भी तो चांसेस कम है ना कि यार हम 12th के जो क्वेश्चन आ रहे हैं सभी के सभी हम अच्छे से कर पाएंगे, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं कि यार जो 12th का आया सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए, ऐसा भी नहीं होता है ना। तो हम केवल 11th का छोड़कर जाएं और केवल 12th का पढ़ के जाएं तो इस सक्सेस के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, है ना। दूसरा आप ये भी सोचो कि यार 12th के अगर क्वेश्चन अपन ट्राई कर रहे हैं तो उसमें 11th का भी तो इनपुट होता है। ऐसा थोड़ी कि यार कोई क्वेश्चन एओडी का आ रहा है और उसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी अगर इन्वॉल्व हो गई तो वो क्वाड्रेटिक का चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नहीं आ रही मेरे को, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन सॉल्व करूं, ऐसा तो होगा नहीं। भले मेरा मेन कंसेप्ट जो है वो किसी 12th के चैप्टर्स हैं, बट उसमें इंटरमीडिएट स्टेप तो 11th क्लास से आ रही ना। तो मेरा अगर 11th वीक रहा है तो उसका इफेक्ट 12th पे पड़ेगा ही। बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल 11th क्लास मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी तो 12th के दम पे कर लूं, या 11th क्लास बहुत अच्छा हो गया तो 12th पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा बहुत ही ज्यादा, आपकी मतलब 12th मेरी सबसे बढ़िया हो जाएगी, ऐसा नहीं है। परसेंटेज वाइज 11th का अगर आप सोच रहे हैं कि यार मेरे का थोड़ा सा रिवीजन कम हुआ है तो आप सेलेक्टिव स्टडी भी कर सकते हैं। जिनका इफेक्ट 12th के चैप्टर्स पर पड़ने वाला उनको तो खास तौर पे करना ही करना है। ऐसे कुछ चैप्टर्स जो इंडिपेंडेंट है 12th क्लास से, जस्ट फॉर द एग्जांपल कि बाइनोमियल अगर है 11th क्लास का चैप्टर अपना, 12th के किसी भी चैप्टर में इतना खास यूज नहीं आता है कि अगर मेरे को बाइनोमियल नहीं आ रहा है तो मैंने 12th के चैप्टर्स का कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। बाइनोमियल की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पीएनसी जैसे आ रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो अगर मेरे को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उनमें अच्छा खासा यूज होता है पीएनसी का। तो मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अगर ट्राई कर रहा हूं 12th में तो मुझे अफेक्ट पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ग्राफ मेरे को नहीं आ रहा है क्वाड्रेटिक का, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू नहीं आ रही, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जरूरत पड़ती है, वहां पर इफेक्ट पड़ सकता है अपने को, है ना। एरिया अंडर कर्व में ग्राफ प्लॉट करने का आता है, तो अगर मेरे को क्वाड्रेटिक का ग्राफ प्लॉट करना नहीं आ रहा है, या जैसे सर्कल के या स्ट्रेट लाइन के जो अपने बेसिक इक्वेशंस होते हैं उनको प्लॉट करना नहीं आ रहा है, उनका रिलेशन मेरे को नहीं क्लियर हो रहा है, तो एओडी के अंदर भी अपने को फर्क पड़ सकता है। या एरिया अंडर कर्व के अंदर अपने जो ग्राफ प्लॉट करके एरिया निकालना होता है वहां पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये 11th के चैप्टर्स का इफेक्ट 12th पे पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो 11th को आप छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, और सेलेक्टिव भी किसका, जिनका इफेक्ट 12th क्लास पे पढ़ना ही पढ़ना है, तो उन चैप्टर्स को तो करना ही करना है आपको, है ना। अभी आगे चलेंगे अपन तो चैप्टर बाय चैप्टर्स में बताऊंगा कि इन चैप्टर्स को आपको छोड़ना ही नहीं है, इनका इफेक्ट 12th पे पढ़ना ही है ना। तो आपका जो अप्रैल सेशन है उसमें एटलीस्ट अपने से ये गलती नहीं होगी, है ना। एक तो ये हमने मीन और इससे हमने निकाला, एक तो ये चीज डिस्कस करी। सेकेंड थिंग हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कि वेरिएशंस कैसा हो रहा है, कि हमारे जो शिफ्ट जनवरी वाले अपन देख रहे हैं, है ना। तो जनवरी के सेशन में ही शिफ्ट बाय शिफ्ट 11th क्लास के क्वेश्चंस में और 12th क्लास के नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कितना वेरिएशंस हो रहा है, मैंने थोड़े से हाईलाइट कर लिए, जिसमें गैप काफी ज्यादा हो रहा है। जैसे यहां पर 11th में 10 क्वेश्चंस थे, 12th में 15 क्वेश्चंस है, तो गैप जो है हमारे पास 5 क्वेश्चंस का है, यहां पर केवल 3 क्वेश्चंस का, और यहां पर 1 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट करीब करीब बराबर है ना। यहां पर अगेन 3 क्वेश्चंस का, लेकिन यहां पर गैप ज्यादा हो गया, 5 क्वेश्चंस मतलब कि 20 मार्क्स का गैप हो रहा है ना। तो जहां जहां पर गैप हो रहा है तो ये कुछ फिक्स शिफ्ट्स हैं, और 24 जनवरी सेकंड शिफ्ट में तो और भी ज्यादा हो गया, 8 और 17 क्वेश्चंस केवल 12th क्लास से थे, केवल 8 क्वेश्चन 11th क्लास से आए। तो देखो कितना बड़ा गैप हो रहा है। तो जो लोग 11th का रिवीजन नहीं किए थे इसके अंदर, तो उनको ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर यही बात की जाए 29 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, तो 13 क्वेश्चन थे 11th क्लास में, मतलब 11th का पोर्शन ज्यादा आ गया, 12th का कमाया। तो जो 11th का रिवीजन नहीं करके गए थे इस वाली शिफ्ट के अंदर, उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ होगा। लेकिन यहां पर अगर देखें तो थोड़ा सा कम लॉस हुआ होगा, क्योंकि 11th से नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिवली कंपेयर टू द अदर शिफ्ट थोड़े से कम थे, है ना। तो अलग अलग शिफ्ट के अंदर अपने पास इफेक्ट अलग अलग आ रहा है, और ये कोई फॉर्मूला हो नहीं सकता कि यार इस शिफ्ट के अंदर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कि इससे ज्यादा 11th के क्वेश्चन होंगे कि 12th के होंगे, वो अपन कंपेयर नहीं कर सकते। ये हर एक शिफ्ट के अंदर कोई फिक्स नहीं है कि यार किस दिन क्या हो रहा है। लेकिन मोटा मोटा तौर पर देखा जाए कि मेरे पास 11th के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो रहे हैं, करीब करीब 10-11 के आसपास क्वेश्चंस हो रहे हैं, और 12th के अंदर 14 से लेकर के 14-15 के आसपास क्वेश्चंस हो रहे हैं ना। ये अपन मीन से समझ सकते हैं ओवरऑल देखा जाए तो, है ना।
तो अगर ये मीन है तो ऐसे मेरे को 11th का छोड़ करके तो जाना नहीं है ना। तो ये वेरिएशंस का अपन नहीं कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि मेरा 28 जनवरी को एग्जाम है सेकेंड शिफ्ट के अंदर, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो आया मेरे पास डेटा आया कि यार 10 मार्क्स मेरे 11th के थे और 15 मार्क्स 12 के थे, तो सिमिलरली मुझे 28 जनवरी उसी दिन के अंदर जो एग्जाम हुआ उसमें भी उतने ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये नहीं है। अगले दिन भी देखो तो काफी चेंज हो गया। तो ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला बन ही रहा है। ये जैसे एक अपने लिए कि यार ये कोई एक चीज फिक्स नहीं कर सकते कि 11th के अंदर इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं और 12th के अंदर इतने, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई एक फिक्स पैटर्न अपने को नहीं मिलेगा। मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना। फिजिक्स वाले सर ने भी आपको ऐसे एनालिसिस करके दिखाया था, तो वहां पर जो कंक्लूजन है उसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। मैथ्स के लिए अपन ये बात कर रहे हैं, तो यहां से मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 11th का रिवीजन जो है वो पूरा के पूरा अच्छे से करके जाना ही चाहिए और कोई भी चैप्टर छोड़ के जाओ, ये मैं तो रिकमेंड नहीं करता, है ना। जनरली कोई भी स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि यार सर मेरा ये वाले चैप्टर्स, मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीक है, तो क्या मैं कोऑर्डिनेट को छोड़ करके बाकी चीजें कर लूं मैं, है ना। अगर आपके पास टाइम है तो कर तो लो, अच्छे से कर लो उसको, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है ना। लेकिन साथ के साथ अगर टाइम कम पड़ रहा है तो ऐसा नहीं कि यार बिल्कुल अनटच ही छोड़ दो, एटलीस्ट उसकी बेसिक इक्वेशंस कर लो, थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर लो। हो सकता है कि कोई इजी क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट उसको अपन अटेम्प्ट करने की कोशिश तो कर सकें। जस्ट केवल फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं ना, मेरे कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा और जो हमारी क्लास होती है उसके अंदर भी बताता हूं कि कई बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हमें यह थोड़ी पता है कि यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा, और बाय चांस वही चैप्टर आपने नहीं किया तो वो तो लॉस हो जाएगा अपने पास। तो ये कभी नहीं करना है कि यार कोई चैप्टर में बिल्कुल ही छोड़ के चले आओ। हाँ, कम से कम अपने को उसकी थ्योरी अच्छे से रिवाइज करके जाओ, और टाइम कम है तो एटलीस्ट सॉल्यूशंस देख के जाएं। कुछ क्वेश्चंस जो सॉल्व क्वेश्चंस हैं उनका हम सॉल्यूशन देख के जाएं, तो क्या है कि आइडिया रहेगा कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट मैं ट्राई करूं तो बन तो जाए अपने पास। तो ये चीज तो करके जानी है। अगर टाइम कम है तो ये केवल लास्ट आपका ट्राई होना चाहिए कि अगर टाइम कम है तो लास्ट टाइम पर मैं केवल इतना तो करके ही जाऊं, इससे कम तो बिल्कुल नहीं कि यार मैं बिल्कुल अनटच करके जा रहा हूं, तो ये तो करना ही नहीं है। और ये आपकी सिचुएशन अराइज होगी कब, जब आप बोर्ड एग्जाम दे के जाओगे, जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम दे करके फिर जब जनवरी वाले में तो अपना बोर्ड का कोई इफेक्ट था नहीं, अप्रैल के अंदर है, अप्रैल वाले एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आपका बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होगा। तो और बोर्ड एग्जाम तो केवल 12th क्लास का है, तो आप केवल 12th में बिजी रहोगे, 11th का टच हम छोड़ ही देंगे, है ना। तो ये आपके अप्रैल सेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अगर अपन ने 11th का ध्यान नहीं रखा। तो लास्ट मोमेंट पे ऐसी चीज हो तो आई सजेस्ट कि कम से कम उस चैप्टर का थ्योरी अच्छे से करके जाएं और सॉल्व एग्जांपल देखें, ताकि कोई भी क्वेश्चन अपने से अनटच नहीं हो, है ना। फिर अपने पास ईयरली अपने 11th और 12th क्लास के सेक्शन वाइज अपने पास हैं। ये तो हमने जस्ट अभी इससे पहले देखा, तो जो तो केवल जनवरी सेशन का था कि 25 के अंदर। अब जो ये आ रहा है 25 जो है ये केवल अपने जनवरी सेशन का है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर दिस इज ओनली फॉर जनवरी सेशन, क्योंकि वही अवेलेबल है अपने पास। 24 और 23 के अंदर हमने जनवरी और अप्रैल सेशन दोनों को मिला करके उनका एवरेज निकाला, तो ये करीब करीब यहां आ रहा है। अब अगर मैं देखूं तो जो जनवरी वाला सेशन था उसके अंदर 42.8 हमारे 11th से थे और 57.2 12th से थे। लेकिन यही अगर 2024 के अंदर देखें तो ऑलमोस्ट 50-50% कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है ना। इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, करीब करीब 50% 11th से था और 50% 12th से था अपने पास, तो ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आया। ये पाई चार्ट जो है इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों करीब करीब बराबर परसेंटेज है, और पाई चार्ट है तो इसको ये राउंड फिगर के अंदर लेता है, तो ये राउंड फिगर के अंदर भी आए हैं अपने पास, है ना। देन कम्स 23 ईयरली अगर कंपेयर करें तो 23 में 47.1 था करीब और 52.9 था, तो यहां से जंप हुआ तो थोड़ा सा हायर हो गया 11th क्लास में। जबकि 12th क्लास के अंदर, क्योंकि 11th हायर हुआ है तो 12th क्लास सम ऑफ द परसेंटेज मस्ट बी द 100 ओनली, तो 12th वाला जो वो थोड़ा सा डाउन साइड गया, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं लगा। लेकिन यहां पर अगर देखें तो 11th में 23 से 25 के अंदर या 24 से भी कंपेयर करो तो डिफरेंसेस कुछ ज्यादा आ रहा है ना। यहां पर 5% का गैप आ गया और यहां पर 7% के आसपास गैप आ रहा है, तो 5% 7% का गैप आ रहा है 11th के अंदर ही, है ना। और वही गैप आपको 12th क्लास में विजिबल होगा, क्योंकि दोनों का सम तो 100% होना ही चाहिए। तो जो गैप 11th में आया वो कहां से फिलअप हुआ, 12th क्लास से। तो अगर 11th से क्वेश्चंस हमारे कम हुए हैं तो वो जो क्वेश्चंस कम हुए तो वो कहां से भरे गए, 12th क्लास वाले से भरे गए हैं। तो अब थोड़ा सा ट्रेंडिंग ये हो रहा है कि 11th के क्वेश्चन इस जनवरी वाले में तो कम आए थे, 12th के ज्यादा थे। अप्रैल के अंदर कैसा होता है वो अपन कह नहीं सकते, है ना, क्योंकि अपने पास कोई ऐसा फिक्स है नहीं कि यार अप्रैल में भी ऐसा ही होना चाहिए, कोई ऐसा रूल नहीं है। सो वी कैन नॉट से कि अप्रैल में भी इसी परसेंटाइल को हम फॉलो करेंगे। जैसे एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ इतना परसेंट तो
आगे आएगा कि अगर मैंने 11th में मेरे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, मेरी तैयारी थोड़ी 11th वाली वीक है, तो ये कितने % क्वेश्चंस को अफेक्ट करेगी, ये आप इससे आइडिया कर सकते हैं। या मान लो कि मेरा 12th वीक रह गया, 11th मेरा अच्छा था, 11th में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, लेकिन 12th जो है मेरा वीक रह गया, तो ये कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अफेक्ट करने वाला है, वो एक आइडिया निकाल सकते हैं। तो कितने क्वेश्चंस को अफेक्ट करेगा, अब जितने क्वेश्चंस को अफेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारी परसेंटाइल भी अफेक्ट होगी। तो वो आपको एक थोड़ा सा टेंशन लेनी चाहिए कि यार मेरा अगर कोई 11th का या 12th का साल बिगड़ गया है ना, कि अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर ईयर में अगर मुझे थोड़ी सी दिक्कत रहेगी यार, उनके चैप्टर्स या उनके सेक्शंस मेरे अच्छे नहीं हुए, तो एक जस्ट आइडिया लेने के लिए कि हाँ इतने क्वेश्चंस को अफेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर है ना। देन हम देखते हैं कि अब जो ये टाइम आया है हमारा, है ना, अभी कह सकते हैं कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये फरवरी चल रहा है अपने पास, है ना, तो और एक तरह से फरवरी को खत्म होने में करीब करीब 1 वीक ही है अपने पास, इससे ज़्यादा नहीं है ना। तो और मार्च का है अपने पास, और अप्रैल में तो अपने पास एग्जाम आ ही गया है ना, हार्डली अपने को 10 एक दिन मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ऑन एन एवरेज, है ना। तो कह सकते हैं कि हमारे पास नियरली 45 डेज के आसपास ही, इससे ज़्यादा नहीं है अपने पास, है ना। अब इन्हीं 45 डेज में हमें बोर्ड एग्जाम्स भी देना है, तो एक तरह से कहो कि यार हमारा जो 2 साल का हमने तैयारी करी थी उसका लास्ट फेज आ रहा है अभी, है ना, जस्ट अप्रैल सेशन से पहले, है ना। तो ये जो लास्ट फेज है उसमें हमें सारी एनर्जी बचा के रखनी है, और इतनी एनर्जी इस प्रिपरेशन में पुट करनी है कि हमारा 2 साल का गैप जो है वो पूरा हो जाए, है ना। इसके लिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ, जो कि जनरली क्योंकि मैं कॉलेज टाइम में मैराथन रन रहा था, तो हमारी स्ट्रेटेजी वो मैराथन वाली जो है ना, मैराथन जब रन करते हैं तो उस टाइम पर हम क्या क्या सोच के चलते हैं, जब स्टार्ट करते हैं और जब आखिरी में जब हमारा रेस कंप्लीट होने वाली होती है, तो तब आपके मन में क्या विचार आता है कि यार ये रेस किस तरह से गई थी और इसको कैसे विन किया जाना। तो एक वो प्रॉपर प्लानिंग होती है, वही चीज़ आप अपने इस प्रिपरेशन में भी कह सकते हैं कि 2 साल का ये टाइम था अपने पास, प्रिपरेशन रही थी अपनी, और 2 साल के अंदर अभी एक तरह से ये लास्ट स्टेज आ चुका है ना। तो इसमें अपना जो भी रिजल्ट आना है वो इस 45 डेज के अंदर अपन कितना करते हैं वो हो जाएगा। और जनवरी वाला अपन बोल सकते हैं कि जनवरी वाला तो गया, लेकिन अब जो आ रहा है उसको अपने हाथ में है। तो हम जब रेस दौड़ते थे, लॉन्ग डिस्टेंस होता था हमारा, है ना, कम से कम कि 7 किलोमीटर्स तो होता ही था, एक बार में 7 किलोमीटर्स मिनिमम रन करना था, वो सबसे लीस्ट हमारा रनिंग होता था। और उसके बाद हाफ मैराथन और फुल मैराथन होती थी, तो जनरली हम 7 किलोमीटर्स का रनिंग करते थे, है ना। तो जब आप स्टार्ट करते हैं रेस, तो ऐसा नहीं कि आप बहुत तेज दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। बहुत तेज दौड़ेंगे तो क्या होगा, 1 किलोमीटर दौड़े, 2 किलोमीटर दौड़े, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी, और अगला जो आपका 5-6 किलोमीटर है उसमें आप स्लो हो जाएंगे, है ना। बाकी लोग उस टाइम पर आपको पीछे छोड़ सकते हैं, है ना। तो आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तेज नहीं दौड़ना होता है, आपको दौड़ना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने एनर्जी लूज कर दिया और उसके बाद बाकी लोग आपसे आगे निकल गए, आप तो पीछे रह जाओगे, है ना। लेकिन स्पीड मेंटेन करके चलें, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं, है ना। तो आपको स्पीड मेंटेन करके चलनी है, एवरेज स्पीड में चलें आप, है ना। तो ये थोड़ा सा स्लो चलेंगे फर्स्ट और सेकंड किलोमीटर तक। जैसे ही आपने स्टार्टिंग करी थी 11th क्लास और 12th क्लास के अंदर, तो पहले 2 महीने जो थे उसमें थोड़ा सा कोर्स भी स्लो चलता है, आप भी इजी पढ़ते हैं, तो वो ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, है ना। देन जो 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक का जो रेंज होता है, उसमें आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, ताकि कि आपको एक अच्छा खासा ये डिस्टेंस कवर हो जाए। तो जो आपका फर्स्ट 2 मंथ से उसमें तो आप थोड़े से स्लो गए, लेकिन उसके बाद में आपने स्पीड बढ़ानी, अपना कोर्स भी अच्छा खासा चलता है ना। और ये जनवरी तक आपने अच्छी खासी स्पीड पकड़ी, है ना। लेकिन लास्ट का जो किलोमीटर होता है, या एक तरह से लास्ट के 500 मीटर जो होते हैं, है ना, उसमें आप इतना तेज दौड़ते हैं, इतने तेज दौड़ते हैं कि आपको लगता है कि अब तो जितने प्लेयर्स मेरे से आगे हैं, जितने रनर्स मेरे से आगे हैं, उन सबको मैं पीछे छोड़ दूं। और जितने रनर्स को आप पीछे छोड़ते जाते हैं, उतनी आपकी रैंक बढ़ती जाती है, उस स्पीड को विन करने के चांसेस, उस रेस को विन करने के चांसेस आपके बढ़ते जाते हैं। तो लास्ट के जो 500 मीटर्स होते हैं, 7 किलोमीटर की रेस है, तो लास्ट के जो 500 मीटर्स हो गए, या जैसे जैसे अपने रेस वो टारगेट के पास में पहुंच रहे हैं अपन फिनिशिंग लाइन की ओर, है ना, तो आपको अपनी स्पीड फुल जितनी भी एनर्जी है उससे बढ़ा देनी है, क्योंकि उस टाइम पर सब लोग होंगे थके, आप अपनी प्लान करके जा रहे हो, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो गए थे, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, और लास्ट के आते आते आपने अपनी एनर्जी बचा के रखी है ना। तो लास्ट के लास्ट में आपके पास थोड़ी सी एनर्जी बची है, जबकि बाकी लोग प्लान करके नहीं चल रहे हैं, मान के चलते हैं कि बाकी लोग प्लान नहीं चल रहे हैं, है ना। तो आपके पास तो है थोड़ी बहुत एनर्जी, बाकी लोग के पास नहीं है, क्योंकि वो प्लान से नहीं चल रहे हैं। तो आप उस एनर्जी का इतना अच्छे से यूटिलाइज करो कि मैक्सिमम रनर्स जो आपसे आगे चल रहे हैं उसको आपने पीछे कर दिया,
और जब आपसे आगे चलने वाले जो रनर्स हैं उनको आपने अगर पीछे कर दिया तो आपकी रैंक बढ़ने ही वाली है, आपके चांसेस ज्यादा होंगे कि आप उस रेस को जीत पाएं। वही चीज आपके साथ अभी हो रहा है कि आपने 2 साल तक प्रिपरेशन की, तो लास्ट में आपके पास है 45 डेज। अब इन 45 डेज में अगर आपने पूरी एनर्जी पुट कर दी प्रिपरेशन के अंदर, और जो भी स्टूडेंट जिसके परसेंटेज आपसे अच्छे थे उनको अगर आपने बीट कर दिया, अब ये मैं सभी के लिए, इट्स ओपन प्लेटफॉर्म, सबके लिए बोल रहा हूं, तो सभी लोग अगर लगाएंगे तो वो रिलेटिव कंपैरिजन होगा, है ना। लेकिन ये है कि यार सब लोग तो ये प्रॉपर प्लान नहीं कर पाएंगे, है ना। सब लोग अपनी एनर्जी बचा करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जो मूव कर पाएंगे उनके लिए, जो लोग इसको पॉजिटिव लेंगे, जो अपने इस प्रिपरेशन के अंदर ये सारी चीजें पुट कर देंगे, उनके लिए रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो तो प्रॉपर प्लान के साथ जाना है। बाकी लोग अगर प्लान के साथ नहीं जा रहे हैं तो वो पीछे रह जाएंगे और आप चले जाएंगे आगे, और जैसे ही आप आगे चले गए आपकी रैंक बढ़ी ही आनी है। तो अब ये जो टाइम आ रहा है वो लास्ट का टाइम है, जिसमें आपको जितनी भी एनर्जी बची है उन सबको पूरा करना है, एक साथ पुट करना है, और इसके बाद में आपका रिजल्ट सबसे बढ़िया ही होगा, क्योंकि आपसे आगे जो थे आपने उनको पीछे कर दिया। और इस एनर्जी बचा करके इस एनर्जी को यूटिलाइज करना कैसे है, उसके लिए हम लेके आए हैं कि आपका NIT स्टार बैच, ये लास्ट वाला बैच है आपके पास, जिसमें एक लास्ट चांस आपको मिल रहा है कि हमारी जो भी 2 साल तक गलतियां रही हैं, जैसे भी अपन बढ़े हैं, तो लास्ट में अपने पास जितनी भी ताकत बची है उन सबको झोंक करके हमारा रिजल्ट निकालना है। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि यार हम तैयारी तो करते हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉपर प्लान नहीं होता है। अब प्लान के लिए हम वीडियोस वगैरह भी देखते हैं, कई लोगों से गाइडेंस वगैरह भी देखते हैं, है ना, बुक्स वगैरह भी सॉल्व करते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक अपने से अपन थोड़ा सा प्लान नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा अपने को टाइम ज़्यादा लगता है, या इनसाइट्स अपने को पूरी नहीं मिल पाती एक जगह। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अपन को एक गाइडेंस ले लें तो उसका एक रिजल्ट अच्छा से आ सकता है। तो वो जो गाइडेंस है वो आपको NIT स्टार बैच के अंदर मिल रहा है। अब इस बैच के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं कि एक तो हमारा अप्रैल सेशन है, उसको प्लान करके आपकी क्लासेस डिज़ाइन करी है, और क्लासेस के साथ साथ आपको फैसिलिटी क्या मिल रही है कि आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं। अब इस टाइम पर है ना, आपको अलग अलग आना या जाना, ऑफलाइन अगर करते हैं तो वहाँ पर अपने को क्या है कि आना जाने का टाइम भी वेस्ट होता है अपने पास, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या आप घर पे बैठ करके बिल्कुल पीसफुल माइंड से आप तैयारी कर सकते हैं, घर पर अपनी कंफर्ट में आप तैयारी कर सकते हैं। और क्योंकि मार्च में अपने बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स को भी मैनेज करना पड़ेगा। अब बोर्ड एग्जाम्स के ड्यूरिंग आप घर पर बैठ करके तैयारी करें, आपकी क्लासेस घर पर ही हो जाएँ, आपको अच्छे से नोट्स मिल जाए, आपके डाउट सॉल्व हो जाए, तो इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है ना, कि आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़े, तो एक ही जगह सारे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं अपने को। सबसे बढ़िया क्या है कि यार 24x डाउट सेशन, कि यार मेरे को कोई भी क्वेश्चन का डाउट आया, फटाक से मैंने प्लेटफॉर्म पे पुट किया और उसका मुझे सॉल्यूशन मिल गया। और सॉल्यूशन भी ऐसा स्टेप बाय स्टेप कि जो मुझे जिस दिक्कत की वजह से मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, वो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इन्वॉल्व कर दी। मान लो कि मुझे फॉर्मूला नहीं सूझ रहा है, तो उस सॉल्यूशन के अंदर फॉर्मूला भी होगा ही होगा, बहुत डिटेल सॉल्यूशन आता है अपने पास। तो 24x डाउट सेशन, और ये जो डाउट सॉल्विंग है वो आपका मॉर्निंग में हो या रात के 2 बजे हो या 3 बजे हो, किसी भी तरह का डाउट हो, एनी टाइम आपको मिलेगा। और मैक्स टू मैक्स 10 या 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। वरना क्या होगा कि आप पढ़ रहे हैं, डाउट आया मेरे पास, और मुझे वेट करना पड़ेगा अगले दिन तक कि मुझे कोई जो है ना, मेरे कोई गाइड हैं या जो सर हैं वो मुझे एक्सप्लेन करें, या मैं गूगल सर्च करूंगा। अब गूगल सर्च के अंदर भी क्या होता है, इमेज सर्च करते हैं आप, तो हो सकता है कि कई बार हमें सेम सॉल्यूशन नहीं मिले, आ भी गया तो भी मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये स्टेप क्यों लगाई है। तो ये चीज़ें नहीं आएगी अपने पास अगर अपन इस 24x डाउट सेशन, ये जो सॉल्विंग है उसके अंदर अपन इन्वॉल्व करते हैं, तो है ना। हाथों हाथ डाउट सॉल्व हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है, वरना वो डाउट रह गया, कई बार आलस की वजह से अपन उसको सॉल्व ही नहीं करते हैं, तो वो डाउट का डाउट रह गया, तो वो फिर आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट करता ही करता है ना। पर्सनलाइज्ड प्लानिंग रहेगी, आपको प्रॉपर प्लान करके दिया जाएगा कि ये चैप्टर्स तब करना है, ताकि आपका एक प्रॉपर रिवीजन प्लान बन जाए, है ना। वरना क्या होता है कि अपने पास इतने सारे चैप्टर्स हैं, 3-3 अगर सिलेबस लूँ और मैं ऑन एन एवरेज 25 चैप्टर्स भी लूँ, तो मुझे 75 चैप्टर्स को डील करना है नेक्स्ट 45 डेज के अंदर। वो मैं कैसे करूँगा, मुझे नहीं पता कि यार कितना वेटेज होगा, कितना टाइम लगना है उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, वो कहाँ से करेंगे अपन। तो वो आपको एक पर्सनलाइज प्लानिंग के अंदर दी जाएगी चीज़। साथ के साथ इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करेंगे, और इतने क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए तो उसके बाद बचा क्या। जेईई मेन अगर आप देखो, पेपर्स देखें PYQs, तो क्वेश्चंस के कंसेप्ट रिपीटेड होते हैं। इसी बार जनवरी में देखो, मैं आपको बताऊं, वो एक क्वेश्चन में बताता हूं जस्ट एग्जांपल के लिए, कि fx प्लस f ऑफ 1/x में एक क्वेश्चन था अपने पास फंक्शनल इक्वेशन के अंदर, वो 2-3 शिफ्ट के अंदर रिपीट हुआ है। तो अगर मान ले कि आपने उस कंसेप्ट वाला क्वेश्चन रिवाइज किया होता,
तो चाहे 3 शिफ्ट के अंदर वो रिपीट हुआ था, जस्ट नंबर थोड़े सा लगते, बाकी कंसेप्ट सेम था उसके अंदर। तो जिन स्टूडेंट ने अगर वो क्वेश्चन सॉल्व किया होता वो तो फटाक से कर लेंगे। तो यहां पर आता है कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे, कितने जल्दी आपने उन क्वेश्चंस को देखा एक बार। तो इतने सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए आपको रहेंगे, क्लास में भी सॉल्व होंगे, उसके साथ साथ वीडियोस भी मिलेंगे हमारे पास, और उन वीडियोस के अंदर आपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। तो ये चीजें आपको यहां पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के अंदर मिलने वाली है। साथ के साथ लाइव एप्लीकेशन क्लासेस, जो हमारी क्लास है, मैं खुद भी क्लास ले रहा हूं, है ना, पिछले कुछ सेशंस हुए हैं जिसमें मैं एक्चुअल क्लास ले रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि हम क्या क्या क्लास के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं, उसके अंदर लेवल बताते हैं कि यार ये क्वेश्चन इजी था कि डिफिकल्ट था या मॉडरेट था। अगर इजी था तो हमें सबसे पहले अटेम्प्ट करना था, मॉडरेट या डिफिकल्ट है तो क्या इसको हाथों हाथ अटेम्प्ट करना था, कि मान लो क्वेश्चन देखा तो हाथों हाथ में उसको अटेम्प्ट करने बैठ जाऊं, या इसको थोड़ा सा स्किप करके बाकी के नेक्स्ट इजी क्वेश्चन उसको मैं ट्राई करूं। तो ये सारी चीज हमें क्लास के अंदर बताते हैं, और वो पीवाईक्यूज लेते हैं ताकि एक्चुअल जो एग्जाम के क्वेश्चन है उस पर आप डिसाइड कर सको कि यार ये जो क्वेश्चन आया था इसको मैं कब अटेम्प्ट करता। प्रॉब्लम मैथ के अंदर थोड़ी ज्यादा आती क्योंकि लास्ट में होता है ये सब्जेक्ट, और मैथ्स में सारे क्वेश्चंस कैलकुलेशंस के होते हैं, तो वहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार मेरे टाइम बहुत ज्यादा लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो वो सब चीजें टेक्निक्स बताते हैं कि यार टाइम क्यों कम करना है, कैसे हम दूसरे चैप्टर्स के कंसेप्ट को यूज करके उसका सॉल्यूशन इजी बना सकते हैं, या कैलकुलेशन फास्ट कैसे की जाए। तो ये थोड़ी सी आपके लाइव क्लास के अंदर एप्लीकेशन के अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं। उसके अलावा 200 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस हमारे पास होंगे, ऐसे हाई क्वालिटी के रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे जिसमें आपको थ्योरी बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही कंसाइज वे के अंदर थ्योरी कवर की जाएगी, और उस थ्योरी से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस मैच होने वाले हैं। अगर आप ये कोर्स लेते हैं या जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी एनरोल किया हुआ है वो आप ध्यान देना। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास एक रोटेशन थ्योरम जेईई मेन के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने इस रिकॉर्डेड वीडियोस के अंदर कवर किया है, और उससे कनेक्टेड बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे वो जो रोटेशन थ्योरम है उसका एकदम प्रॉपर वो बहुत डीप में नहीं गए, जस्ट एक थोड़ा सा ऊपर से एक आइडिया, ताकि कि कोई क्वेश्चन है उसमें अगर वो लग रहा है तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाना है। तो अभी 2025 के अंदर कॉम्प्लेक्स के नंबर के अंदर 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो अगर रोटेशन थ्योरम लगाओ तो बहुत जल्दी आंसर आ रहा था, बिना उसके थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन हो रहा था। तो ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में नहीं दिखेगी लेकिन उनका यूज करें तो क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे, वो चीजें आपके रिकॉर्डेड सेशन के अंदर मिलेगी यहाँ पर। क्योंकि जो रिकॉर्डेड सेशन जिन्होंने रिकॉर्ड किया है वो बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस है, एक तरह से कहूँ 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस था उनको, मतलब मेरे से भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। तो उन्होंने पूरी एक तरह से ना उनका एक्सपीरियंस का आपको निचोड़ मिलेगा उन क्वेश्चंस के अंदर, और क्योंकि इतने एक्सपीरियंस होते हैं तो उनको आइडिया लग ही जाता है कि किन किन कंसेप्ट पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो मैथ्स के अंदर क्या होता है कि कुछ टॉपिक जो सिलेबस में नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपने एनालिसिस देखोगे अगर आप जेईई मेन का, तो एलिप्स के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें मिड पॉइंट, कोड का मिड पॉइंट दिया और फिर उस कोड की इक्वेशन से कनेक्टेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्वेश्चन तो आ रहा है, सॉल्व तो किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें जहां पर क्वेश्चन बन सकता है भले ही वो सिलेबस में नहीं है, वो चीज हमने रिकॉर्डेड वीडियोस के अंदर इंक्लूड की, और साथ के साथ हमारे लाइव क्लासेस है उसके अंदर भी एक्सप्लेन करते हैं यार इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, और हम बोल नहीं सकते यार ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि और भी तरीके होते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो वो जो लेंथी मेथड है वो एनटीए तो बोल देगा कि यार ये वाले लेंथी मेथड है, इससे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अपने को तो आइडिया है ना कि यार इतना लेंथी मेथड नहीं लगाना है। तो वो चीजें हमें क्लास में इन्वॉल्व कराएं, वो बुक्स में नहीं दिखेगी अपने को, वो केवल क्लास करेंगे तब अपने को आइडिया लगता है। और एक वो जो चीजें हैं वो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस फैकल्टी जिसने कि कई सालों के पेपर्स देखे हैं तब जाकर के वो आपको मालूम चलने वाली है ना। सो वापस आते हैं अपन इस एनालिसिस के अंदर, सेक्शन वाइज एनालिसिस, कि हमारे पास जो मैथ्स के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेट रिलेशन के जो चैप्टर्स हो गए, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सबको हमने इन सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है। तो सेक्शन वाइज हमारे पास 2025 के अंदर जनवरी सेशन में कितने कितने क्वेश्चन हुए थे, परसेंटेज वाइज ब्रेकअप कर दिया है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जब हम सेक्शन वाइज डिवाइड कर रहे थे तो हम चाह रहे थे कि यार जो डोमिनेंट कंसेप्ट है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला, उसके बेसिस पर हम सेग्रीगेशन करें। फॉर एग्जांपल कि कैलकुलस के अंदर अपने पास कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि अपने को जैसे एरिया अंडर कर्व है ना, उसमें मान लो कि हमारे पास सर्कल की इक्वेशन भी यूज हो रही है और पैराबोला भी यूज हो रहा है, बट जो एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सर्कल और पैराबोला का यूज कर रहे हैं। अब उसमें ड्रॉ करने के लिए तो सर्कल का भी यूज हो रहा है, पैराबोला भी हो रहा है, इवन टेंजेंट का भी यूज हो सकता है। तो डोमिनेंट कंसेप्ट कहां से आ रहा है, एरिया अंडर कर्व। तो वो क्वेश्चंस को हमने एरिया अंडर कर्व कैलकुलस के अंदर रखा है। डोमिनेंट कंसेप्ट जिस
चैप्टर्स आ रहा है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने इसका सेग्रीगेशन किया है। तो आप यहां देखेंगे कि कैलकुलस का सबसे ज्यादा परसेंटेज है शिफ्ट 1 के अंदर, शिफ्ट 2 के अंदर देखें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो सारे शिफ्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज में क्वेश्चन आए 32 से लेकर के वो सबसे ज्यादा कैलकुलस से आए हैं, जो कि आपके सारे 12th के चैप्टर्स को कवर करता है। इसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, लिमिट, कंटिन्यूटी सब कुछ इंक्लूड हो गया है ना। सो कैलकुलस एक तरह से कहो कि यार 12th क्लास का कितना बड़ा पोर्शन होगा, ऑलमोस्ट 75% चैप्टर्स वो केवल कैलकुलस से बने हैं। 12th क्लास कैलकुलस बिगड़ गया तो 12th गई अपनी, और जेई मेन भी गया, क्योंकि 35% क्वेश्चन आ रहे हैं उससे, तो 35% क्वेश्चन को अफेक्ट करेगा। चैप्टर वाइज भी जाएंगे, अभी अपन थोड़ा सा सेक्शन वाइज आ रहे हैं, है ना। तो कैलकुलस का इतना परसेंटेज, हाईएस्ट अपने को 24 जनवरी वाले में 40% आया था, बाकी सब में करीब 35%, 32%, 36% करीब करीब आ रहा है, बट स्टिल ये सबसे हाईएस्ट था अपने पास, है ना। नेक्स्ट जो हाईएस्ट परसेंटेज आ रहा है वो एलजेब्रा से आ रहा है। यहां पर थोड़ा सा वेरिएशंस हो गया, बट इतना चलता है, कोई ज्यादा खास बड़ा डिफरेंस नहीं है ना। बाकी को अगर देखो तो सबसे ज्यादा कैलकुलस में था, एलजेब्रा में इसमें सबसे ज्यादा आया था, फिर यहाँ पर 32% लेस देन द कैलकुलस, यहाँ पर भी 32%, इधर 31%, देन 32%। तो एलजेब्रा जो है वो अगर अपन देखें तो नेक्स्ट हाईएस्ट परसेंटेज जिससे क्वेश्चंस बन रहे हैं इस सेक्शन से बन रहे हैं। और एलजेब्रा में किससे ज्यादा चैप्टर्स हो रहे हैं, 11th से होने की ज्यादा 12th से हो रहे हैं, 11th क्लास में। इसमें बाइनोमियल भी आ गया आपका, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, और इन सबको हमने एलजेब्रा के अंदर पुट किया। परमुटेशन कॉम्बिनेशन को भी हमने उसी में पुट किया, है ना। प्रोबेबिलिटी जो है वो अपन 12th में कंसीडर करते हैं, वो भी एलजेब्रा के अंदर ही हमने पुट करी है यहाँ पर, है ना। तो एलजेब्रा के इतने सारे चैप्टर्स हैं और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट कैलकुलस के बराबर है। तो कैलकुलस और एलजेब्रा को जोड़ो अगर आप, तो ये मोर देन 60%, इवन यहाँ पर अगर देखें तो ये तो कितना जा रहा है, ये तो सीधा सीधा मतलब 74% जा रहा है यहाँ पर, तो 70% को अप्रोच कर रहा है ना। यहाँ पर करीब देख लो आपकी 67%, तो एक तरह से कहें कि 65 से 70% के बीच में ऑन एन एवरेज ये हमारे दो ही पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो अगर मेरा कैलकुलस वीक है कि अगर मुझे डिफरेंशियल में एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स नहीं आता है तो चल सकता है, बट लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी तो आनी चाहिए। अगर मुझे डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन सब में ही अगर दिक्कत आ रही है तो देखो 35% अफेक्ट करेगा। एलजेब्रा अगर इंक्लूड कर दें तो ये 70% के आसपास हो रहा है, इतना तो एक तरह से बहुत अच्छा खासा पोर्शन हो गया ये अपना। फिर आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो 9%, 11%, 8%, 14% सबसे हाईएस्ट यहाँ रहा था, है ना। तो एवरेज अगर देखा जाए तो ये करीब करीब 10% के आसपास रहेगा, है ना। सबसे हाईएस्ट अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ आया था 29 जनवरी 16%, बाकी में थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पर था सॉरी 28 जनवरी में 20% आया था, जिसमें अपने सर्कल, स्ट्रेट लाइन वगैरह सभी आते हैं, है ना। तो अगर मैं इन सब का एवरेज निकालूं तो नियर अबाउट टू 16% है, 20% है, 14% है, तो करीब करीब मोटा मोटा 12-13% या 15% के बीच में करीब आएगा अपने पास, है ना। जो अपना नेक्स्ट वाली स्लाइड है उसमें एज ए पाई चार्ट भी हमने बनाया हुआ है। तो 15% के आसपास करीब करीब अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रही है, जस्ट हाफ ऑफ द कैलकुलस एंड एलजेब्रा। बट ऐसा नहीं कि यार कैलकुलस, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के परसेंटेज कम है तो इसको अपन छोड़ दें तो बाकी में अपने को दिक्कत नहीं आएगी। कैलकुलस के अंदर एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स है अपने पास, एरिया अंडर कर्व है अपने पास, है ना, और डिफरेंशिएशन के अंदर भी, है ना, या डिफरेंशियबिलिटी होगी, कंटिन्यूटी हो गई, लिमिट्स के अंदर भी कुछ कुछ थोड़ा सा अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कनेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं अपने पास, है ना। और खास तौर पे अगर देखो तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक टॉपिक आता है, उसमें भी सर्कल, पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा नहीं कि ये पूरा सेपरेट हो गया, इसका इफेक्ट अपने 12th क्लास पर भी पड़ना है। तो भले ही परसेंटेज कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ के चले जाओ और उससे बाकी के जो सेक्शन है वो अफेक्ट नहीं होंगे, इफेक्ट वहां पर भी पड़ना है। तो ऐसा पूरा छोड़ करके जाना वो सजेस्टेड नहीं है। आपको बेसिक चीजें तो कम से कम आनी ही चाहिए, ताकि यहां पर अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो हमारा जस्ट केवल कोऑर्डिनेट की वजह से हमें अफेक्ट पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स 3D वेक्टर, और केवल 2 ही चैप्टर हैं। कोऑर्डिनेट में तो फिर भी ज्यादा चैप्टर्स थे, 6 चैप्टर्स थे कोऑर्डिनेट, और 3D के अंदर मिलते जुलते ही हैं दोनों, लेकिन 3D और वेक्टर देखा जाए तो 2 ही चैप्टर है। अब 2 ही चैप्टर से देखो स्कोरिंग कितनी हो रही है, 5%, 9%, 12% हो गया यहाँ पर, तो फिर अगेन 12%। तो 3D वेक्टर को मिला दें तो काफी अच्छा परसेंटेज आ रहा है और काफी क्लोज टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा है, कंसेप्ट भी बहुत सारे हैं, लेकिन 3D और वेक्टर के अंदर अब इस साल तो अपना प्लेन वाला टॉपिक भी हटा दिया, तो टॉपिक्स भी कम है, चैप्टर भी छोटे ही है, ज्यादा बड़े नहीं है कंपेयर टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर 3D वेक्टर को आप करेंगे तो थोड़ा ज्यादा फायदा रहेगा, कम टाइम में भी सॉल्व होगा,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंपैरिजन में, रिवीजन भी ज़्यादा है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसका हेल्प और कहीं नहीं मिलने वाला है, कि अगर 3D और वेक्टर हमने किया तो इसका इफेक्ट कहीं और नहीं मिलेगा, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक तो यह है कि यार इसका इफेक्ट पड़ा, बट 3D और वेक्टर का इफेक्ट नहीं, मोटा मोटा बस एक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में प्लेन से कनेक्टेड, बट प्लेन तो टॉपिक हट गया अपना, बाकी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में प्लेन से कनेक्टेड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसका यूज हो सकता है, बाकी इतना यूज नहीं हो रहा है इसका। देन कम्स फाइनली स्टेटिस्टिक्स एंड रिलेशन, सिंपल सा सेट रिलेशन से रिलेटेड है, बहुत इजी पोर्शन होता है, लेकिन फिर भी परसेंटेज ठीक ठाक है इसमें, 6%, 6%, 8%, 5%, 4%, और किसी शिफ्ट के अंदर 0 नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आए, तो यहाँ पर 0 भी हुआ है, यहाँ पर भी 0 हुआ है, 4%, 4%, तो ये 4%, 6% के बीच में करीब करीब है अपने पास, कुछ ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन बन रहे हो स्टेटिस्टिक्स या रिलेशन से, है ना। तो ज़्यादा बड़े चैप्टर भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, और रिलेशन में रहा तो भी मैक्स टू मैक्स क्या टाइप ऑफ रिलेशंस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, और स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन अपने वेरिएंस से कनेक्टेड थे, अपने पास मीडियन हुआ या वेरिएंस से कनेक्टेड थे, तो थोड़े से लिमिटेड टॉपिक्स हैं, लेकिन यह कि यार 2 क्वेश्चन अपने सिक्योर होते हैं, लिमिटेड टॉपिक और उसका इफेक्ट 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है अपने पास। ट्रिग्नोमेट्री, जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है कि यार ट्रिग्नोमेट्री है, अब उसकी इक्वेशंस वगैरह हो, फॉर्मूलेज मुझे याद नहीं होते हैं, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के भी ज़्यादा हाई परसेंटेज तो नहीं है कंपेयर टू 3D, और इनसे अगर देखो तो इवन 3D से भी कम आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर्स देखो तो इसके अंदर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आइडेंटिटी आ जाते हैं, इक्वेशंस आ जाती है, ITF भी आ जाता है ना। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री वीक रही, ITF को हालांकि हमने कैलकुलस में इन्वॉल्व किया है, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है तो ITF नहीं हो पाएगा। फॉर्मूलेज बहुत कनेक्टेड है, कि अगर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है, फॉर्मूलेज नहीं आ रहे हैं, तो इट इज श्योर कि ITF मेरा अफेक्ट होना ही होना है, उस चैप्टर में नहीं कर पाऊंगा मैं। ग्राफ ही नहीं आ रहे अपने को, तो ITF के ग्राफ कैसे याद होंगे, डोमेन रेंज कैसे कनेक्ट करेंगे अपन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर कैसे तो अपन उसका पीरियड वगैरह कनेक्ट करेंगे, कैसे उनका ब्रेकअप करना हो, या इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर अगर फंक्शन को ब्रेक करना हो मुझे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आते ही आते हैं। तो अगर मेरी ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो पूरा कैलकुलस अफेक्ट होगा, जहां जहां पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रहे हैं वो सारी चीजें मुझे अफेक्ट होने वाली है। तो ट्रिग्नोमेट्री का भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, बट उनका इफेक्ट इस कैलकुलस पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि इसका परसेंटेज ज्यादा है। तो ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम फॉर्मूले तो करो ही करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं ट्रिग्नोमेट्री मेरे से नहीं हो पा रही है, तो कम से कम उसके फॉर्मूले जरूर रटो, क्योंकि फॉर्मूले का यूज बहुत ज्यादा आता है कैलकुलस के अंदर। सिंपल सा इंटीग्रेशन फॉर्मूला भी इंटीग्रेशन के अंदर भी अगर देखोगे तो अगर ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। फॉर्मूले याद नहीं हो तो नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम ट्रिग्नोमेट्री अगर लग रही है हार्ड और छोड़ने का मन है, टाइम नहीं है, तो कम से कम फॉर्मूले तो रट के जाओ। फॉर्मूले की वजह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट की यार फॉर्मूले तो करो ही करो, बिना उसके नहीं जाना अपने को। और उसके अलावा सेशन वाइज अपने पास ये जो है ना डिफिकल्टी लेवल भी था कि यार 29th शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों डिफिकल्ट थे, फिर ये लेंथी भी था। डिफिकल्ट तो सही, लेकिन उसके साथ साथ लेंथी भी था। कंसेप्ट तो डिफिकल्ट होते ही है, लेकिन साथ में क्वेश्चन को भी लेंथी कर दिया। तो ये 28 जिसमें लगभग सारे स्टूडेंट्स रो रहे थे यार कैसा पेपर दे दिया हमें, है ना, कि डिफिकल्ट भी था और लेंथी था, दोनों ही थे अपने पास, है ना। देन मीडियम था फर्स्ट वाला सेशन, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लगे कि यार कंफर्ट के लिए तो इसको थोड़ा मीडियम बट थोड़ा सा लेंदी दे दिया, ताकि यार ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल हल वही समझ ले कि यार इतना इजी पेपर आता है क्या, तो थोड़ा सा मीडियम और लेंदी दिया। और ये एक तरह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से बात करके हमें उनका क्या फीलिंग रहा है अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर कह रहे हैं। बाकी एज ए टीचर तो हमें कैसे लगते हैं क्वेश्चन, तो हमारा पर्सपेक्टिव अलग रहता है, बट स्टूडेंट्स को कैसा लग रहा है उनके अकॉर्डिंग हम ये रेटिंग वगैरह देख रहे हैं। डिफिकल्ट और लेंदी था 22 सेकंड वाला। देन 23 में मॉडरेटली डिफिकल्ट की, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से मॉडरेट भी नहीं, तो डिफिकल्टी से थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल, है ना। मॉडरेट और लेंदी था, मॉडरेट लेंदी यहाँ पर 23 और 24 जैन के सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट वाले हुए। तो ये एक तरह से कंपैरिजन है। किसी भी शिफ्ट के अंदर देखो तो मैथ्स वाला जो पोर्शन है ना इजी नहीं था, किसी भी शिफ्ट के अंदर ठीक ठाक लेवल था। मॉडरेट तो कम से कम आया है, तो बहुत ज़्यादा इजी किसी भी सेशन के अंदर नहीं हुआ है। मॉडरेट आया या डिफिकल्ट आया, अगर मान लो मॉडरेट भी आया तो लेंदी भी हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि मैथ्स जो है वो बहुत क्रूशियल चीज़ है। और ये सबको क्यों लग रहा है कि लेंदी और ये, क्योंकि मैथ्स अपना सबसे लास्ट में आता है। मैथ्स वाला जो चैप्टर है वो सेक्शन जो है वो अपना सबसे लास्ट में आ रहा है। 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ हैं। तो आप क्या करते हैं कि जैसे हमने लॉगिन किया, फिजिक्स वाले क्वेश्चन आए, अपन ने स्टार्ट कर दिए, फिर केमिस्ट्री आया, केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही अपने 2 सब्जेक्ट खत्म हुए, मेरे 2 आवर से ज़्यादा टाइम खत्म हो चुका है। अब मैं मैथ्स के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है, जब मेरा टाइम 2 आवर से ज़्यादा खत्म हो जाए, मेरे पास लेस देन 1 आवर है, तब मैंने मैथ्स का पहला क्वेश्चन देखा।
और जैसे ही मैंने मैथ्स का पहला क्वेश्चन देखा और मैंने टाइमिंग देखा तो मुझे लगा कि यार अब मेरे पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने 25 और मेरे पास 1 आवर भी नहीं है और मैथ्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और बाई चांस लकीली तो नहीं कहूँगा, अनलकीली, है ना, कि अगर मेरे को पहला क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट लगा, थोड़ा सा लेंथी, और वहीं मेरा कॉन्फिडेंस हो गया लूज, तो आगे के भले ही क्वेश्चन ईजी रहे लेकिन क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस हिल चुका है, अब मैं उनको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मैं सॉल्व भी करूंगा तो भी मेरे गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे, सिली मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि अपन थोड़े से डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो ये मैथ्स के साथ होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट ऐसे चलता है और बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, और इवन वी डोंट सजेस्ट कि आप पहले मैथ्स को अटेम्प्ट करें। मैथ्स को पहले अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स को अटेम्प्ट करें और टाइम इतना चला जाएगा मैथ्स के क्वेश्चन में, आप बाकी जो 2 सब्जेक्ट बचे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसको अटेम्प्ट करने में आपको मुश्किल हो सकती है। तो आप तो क्या करो कि फिजिक्स को पहले अटेम्प्ट करें, ठीक है, केमिस्ट्री को भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम का मैनेजमेंट शुरुआत से लेके चलें, ताकि मैथ्स का जब क्वेश्चन देखें तो आपके पास बराबर टाइम हो, है ना। ऐसा नहीं कि मैथ्स को कम टाइम दिया, अब जिन स्टूडेंट ने मैथ्स को ठीक ठाक टाइम पे कंप्लीट कर लिया उनकी रैंक बढ़ती है, फिर भले ही मार्क्स तो सेम होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़े से थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं तो टाइम मैनेज किया जा सकता है, मैथ्स में बड़ी होती है डिफिकल्टी। तो मैथ्स के साथ थोड़ा सा ये अन्याय होता है, लेकिन आप लोग स्टूडेंट जो है वो मुझे बड़ा भरोसा है कि आप लोग उसके साथ न्याय करेंगे ही करेंगे, है ना। सो ये थोड़ा सा मैथ्स को डील करने के लिए थोड़ा सा स्पेशली आपको सोचना रहेगा यहाँ पर। देन कम्स नंबर वाइज, जो अपन लास्ट स्लाइड में देख रहे थे, उन्हीं का एक तरह से मीन लिया हुआ है कि कैलकुलस का मीन कितना 36% आ रहा है आउट ऑफ द 100, एल्जेब्रा 32%, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपनी 15% के करीब आई थी, जो अपन ने गैस किया था कि यार इतना इतना करीब रहेगा। 3D वेक्टर 9%, देख सकते हो 3D वेक्टर केवल 2 चैप्टर मिला करके कितना अच्छा परसेंटेज आ रहा है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री के कंपैरिजन में 3D वेक्टर को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो बढ़िया बात है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं 9% और यहाँ केवल 5% आ रहे हैं। एवरेज की बात करें, स्टैटिस्टिक्स और रिलेशन बहुत छोटे चैप्टर हैं, इजी चैप्टर भी है, लेकिन उसका फायदा ज्यादा हो रहा है। तो तुम्हें क्या करना है कि ऐसे पोर्शंस को देखना है जिसमें एफर्ट तो कम लगे, टाइम भी कम लगे, लेकिन फायदा ज्यादा हो जाए। एक तरह से आप कह सकते हैं ना कि अगर मान लो अपन एक खाना खाते हैं तो उसमें हमें जो विटामिन मिल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा फूड सप्लीमेंट अगर ले लें, है ना, वो जरूर नहीं कि हमें खाने का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बट फूड सप्लीमेंट क्या होता है कि आपको जो भी विटामिन की या मिनरल्स की जो कमी होती है वो फूड सप्लीमेंट वो आपकी पूरी कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इट इज नॉट सजेस्टेड कि आपका जो मेन डोज है उसको आप छोड़ दें कि यार कैलकुलस और एल्जेब्रा इनको छोड़ दें, बट कम मेहनत में क्या चीज मिल रही है उसको आप लें। तो फूड सप्लीमेंट की तरह ये चैप्टर जो है इस सेक्शन से, स्टैटिस्टिक्स और रिलेशन, ये एक ऐसा पोर्शन है जो आपको कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स फैच करने में मदद कर सकता है। 3D वेक्टर भी ऐसे ही चैप्टर्स हैं, तो इन दोनों को तो अच्छे से करके जाना है, इनके क्वेश्चन छूटने ही नहीं चाहिए। और जनवरी सेशन में तो ये रहा था, अप्रैल में भी अगर ये हो जाए, जो कि होने के चांसेस हैं, तो अप्रैल में अगर ये होता है तो यहाँ वाले क्वेश्चंस आपके छूटेंगे नहीं, और ये क्वेश्चन तो पक्का होंगे ही होंगे, और साथ के साथ बाकी के तो करोगे ही करोगे। तो यहाँ पर आपको आनी चाहिए श्योरिटी, क्या इनके क्वेश्चंस मेरे छूटे नहीं, ठीक है। और काफी रिलेटेबल चैप्टर है, क्या 3D अगर हुआ तो वेक्टर भी कनेक्टेड ही है, ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है अपने पास, है ना, कि अगर वेक्टर आ रहा है तो वेक्टर को भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं 3D के साथ। और ये पाई चार्ट है, जस्ट नंबर्स को भी हमने पाई चार्ट में कवर किया। तो सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो एक ब्लू कलर के अंदर कैलकुलस कवर कर रहा है, देन एल्जेब्रा, और उसके बाद ऑरेंज कलर का ये स्टैटिस्टिक्स, देन ट्रिग्नोमेट्री लाइट ब्लू एंड वायलेट एंड द ग्रीन कलर। तो जस्ट इसी का एक पाई चार्ट बनाया, तो आप वेटेज वाइज देख सकते हैं कि यार किसका इंपॉर्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पर ये। देन वेरिएशंस, अगर ईयर वाइज ईयर देखें कि यार 24 के अंदर, 23 के अंदर और 22 के अंदर कैसे वेरिएशंस हुए थे कैलकुलस के अंदर, तो 36% अभी तक में अपने पास देखें तो 42% सबसे हाईएस्ट 2023 के अंदर था, उसके बाद 36% 25 और नेक्स्ट हाईएस्ट 2022 के अंदर। तो 25 और 22 के अंदर 36% कैलकुलस आई है, हाईएस्ट 42% पहुंचा है, लोवेस्ट 34%। तो अगर मैं कहूं कि यार पिछले 3-4 सालों को अगर देखा जाए तो 34% से तो कम नहीं हुई है कैलकुलस, अभी भी 34%, एक तरह से कहो कि यार 1/3% है। अगर हम 34% कहें तो ये एक तरह से पूरे सिलेबस का जितने भी क्वेश्चंस बने, 25 बने या 30, इवन यहाँ पर तो 30 क्वेश्चंस आते थे, तो 1/3 क्वेश्चन जो है वो केवल कैलकुलस से आते थे। कि अगर 30 क्वेश्चंस यहाँ आए थे तो उसमें से 10 क्वेश्चन कैलकुलस के थे अपने, यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन कैलकुलस, 10 से ज्यादा ही थे यहाँ पे, क्योंकि 42% है, तो 10 क्वेश्चन की बजाय 12 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, यहाँ पर 10 क्वेश्चन करीब बने, और यहाँ पर
10 क्वेश्चन से ज्यादा ही होंगे क्योंकि 36% है, तो हो सकता है 11 क्वेश्चन हो, बट कम से कम 10 क्वेश्चन तो दिख रहे हैं सब जगह। तो 10 क्वेश्चन कैलकुलस के हैं। अब सोच सकते हो क्या 10 क्वेश्चन अगर मेरे सारे सही होते, अगर मान लो कैलकुलस मेरी बहुत अच्छी होती, कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाता, तो 10 क्वेश्चन के बेसिस पे मेरे को 40 मार्क्स मिल सकते थे। और 40 मार्क्स अगर केवल कैलकुलस ही अगर देखो तो 40 मार्क्स अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। कई स्टूडेंट के सिंगल डिजिट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि केवल 4 क्वेश्चन सॉल्व करके आया, 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आया, तो 4 और 5 क्वेश्चन में मार्क्स कितने, 20 मार्क्स के आसपास ही हो रहे हैं। तो उसके कंपैरिजन में ये सेक्शन जो है ना वो इतने अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है। एल्जेब्रा की भी देखो 31%, 36%, सबसे लीस्ट रहा है तो 28%। क्यों? क्योंकि कैलकुलस में ज्यादा चला गया यहाँ पर, और यहाँ पर 33। तो एक तरह से मोटा मोटा देखा जाए तो एल्जेब्रा भी 1/3%, तो 10 क्वेश्चन तो अपने एल्जेब्रा के हो गए। बाकी के जो क्वेश्चन हैं 1/3 पार्ट वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए अपने पास। लेकिन दिक्कत ये की है बड़े पोर्शन, तो इनको एक साथ, अब क्योंकि बड़े पोर्शन है तो परसेंटेज भी ज्यादा होगा, ये वाले थोड़े से छोटे पोर्शन है तो इनको हैंडल करना भी आसान है। तो स्टैटिस्टिक्स और रिलेशन, 3D वेक्टर, इनको हैंडल करना भी आसान, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम हो रहे हैं। बट रिलेटिवली जितनी मेहनत आपको इनमें लग रही है उसके अकॉर्डिंग फायदा ज्यादा होगा, है ना। और इनको छोड़ना नहीं है, जो हर एक बार मैं बोल रहा हूं, तो अकॉर्डिंगली आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या। हाँ, जस्ट एक ये चीज है कि रिलेशन और स्टैटिस्टिक्स में जरूर नहीं कि हमें मार्क्स मिले ही मिले, क्योंकि यहाँ पर जरूर नहीं कि हमेशा क्वेश्चन आए ही हैं, कई बार 0 नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हैं। और ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि किसी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस आ गए हों, बट एवरेज अगर देखा जाए तो 0 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मीन निकालने के बाद हो रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सारी शिफ्ट के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन जब उसको परसेंटेज वाइज और मीन में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ही माइन्यूट हो रहा है ना, बहुत ही माइन्यूट है, इसलिए इसको 0 रखा है हमने, है ना। तो इसका मतलब यह नहीं कि उस साल कोई क्वेश्चन ही नहीं आया होगा, लेकिन बहुत कम शिफ्ट में होगा, इसकी वजह से ये 0 बना है यहाँ पर। अब हम मीन पर बात करें, वरना तो हर एक शिफ्ट वाइज करें तो वो वेरिएशन अपन कर भी नहीं पाएंगे, तो ये मीन वाइज अपन बात करें यहाँ पर। फिर आते हैं अपन चैप्टर वाइज, कि चैप्टर वाइज देखा जाए तो किस किस चैप्टर के अंदर ये वेटेज वाइज अगर देखें, सबसे ज्यादा 3D ज्योमेट्री, सबसे ज्यादा परसेंटेज देखो, और यहां से ये वेट्स भी देख सकते हैं, है ना, वेटेज वाइज, कि सबसे ज्यादा तो हमारे 3D में है। फंक्शन में उसके बाद है, फंक्शन तो एक तरह से सारा ही कुछ कवर कर लिया, ग्राफ कवर कर लिया, आपके डोमेन रेंज हो गया, है ना, और टाइप ऑफ द फंक्शन 1 1 मेनी 1 ये सभी आ गए अपने पास। ग्राफ अगर आ रहा है तो उसका हेल्प अपने को लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में मिलता है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में मिलता है। तो एक तरह से कहो कि कैलकुलस का बैकबोन है अपने पास फंक्शन, जिसका फंक्शन अच्छा होगा उसकी कैलकुलस भी बड़ी अच्छी होने वाली है ना। तो फंक्शन का और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आ रहे हैं। 3D सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर है ना, 3D ज्योमेट्री के अंदर काफी सारे कंसेप्ट्स हैं अपने पास, तो उन सब के लिए अकॉर्डिंगली चैप्टर वाइज देखो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे। प्रोबेबिलिटी पर उसके बाद आए, फिर सीक्वेंस सीरीज, फिर एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स। हमें लगता है कि यार एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स बड़ा चैप्टर है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो तो ये 25 के अंदर, ये मैं 25 की बात कर रहा हूं, तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के करीब करीब बराबर आए, जो इस बार अलग हुआ है। वरना लास्ट टाइम तक क्या था, लास्ट ईयर तक, कि सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस कम होते थे, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स के ज्यादा होते थे। इस बार सिलेबस भी चेंज हुआ, अब सिलेबस चेंज हुआ तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स से कुछ टॉपिक जो है हटाए हुए हैं, उनके क्वेश्चंस नहीं आए। वरना लास्ट टाइम तक एओडी के अंदर भी अच्छे खासे क्वेश्चंस होते थे, मतलब एक तरह से सेकंड रैंक या थर्ड रैंक के आसपास आता था एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स। इस बार ये नीचे खिसक गया क्योंकि टॉपिक्स हट गए, तो सीक्वेंस सीरीज जिससे कम क्वेश्चंस होते थे उसमें ज्यादा क्वेश्चंस आ गए इस बार, तो इसका भी वेटेज बढ़ा है। एरिया अंडर कर्व, डिफाइनाइट इंडिकेशन, सेट रिलेशन, देखो यहाँ पर सेट रिलेशन के अंदर डिफाइनाइट इंडिकेशन के बराबर क्वेश्चन हुआ है। सेट और रिलेशन दोनों को मिलाया जाए, अब रिलेशन है तो इंडिविजुअली सेट से इंडिपेंडेंटली अपन नहीं कह सकते हैं, तो सेट रिलेशन में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनाए। फिर आता है स्ट्रेट लाइन, वेक्टर एल्जेब्रा, जो अपन देख रहे थे कि यार 3D और वेक्टर को मिला करके, तो वेक्टर के अंदर भी क्वेश्चंस हैं और 3D के अंदर भी अच्छे खासे क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इन सबको एक साथ लेकर के सबसे कम आ रहे हैं तो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर आ रहा है। सीधा सीधा क्या डिफरेंशिएशन कर दो, गिवन फंक्शन है, तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से सबसे कम क्वेश्चन आए, सबसे ज्यादा 3D के अंदर। एग्जैक्ट नंबर वाइज बात करें तो ये रहा आपके पास, टोटल काउंट आ रहा है अपने पास, है ना। और यहाँ पर मेनली जो है ना डोमिनेंट कंसेप्ट को यूज किया है कि अगर मान लो किसी चैप्टर से क्वेश्चन हो रहा है और किसी और चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट है, तो डोमिनेंट कंसेप्ट कहाँ से आया, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैंने फिक्स किया यहाँ पर। तो एक तरह से 3D के सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो येलो कलर वाला जो है वो हाईएस्ट नंबर क्वेश्चंस के लिए, तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाएगा, इसके चांसेस ज्यादा हैं। और इसमें मिक्स ऑफ द चैप्टर्स हैं, 3D हुआ, फंक्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस सीरीज, इसमें एल्जेब्रा भी आ रहा है, कैलकुलस भी आ रहा है अपने पास, बट कैलकुलस के चैप्टर ज्यादा है। फंक्शन हो गया अपने पास, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स, एरिया अंडर कर्व, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, तो कैलकुलस के क्वेश्चन ज्यादा हैं। एल्जेब्रा के
केवल प्रोबेबिलिटी आ रही है अपने पास और सीक्वेंस सीरीज आ रही है। बट अगर ये ग्रुप को करके जाओ तो भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज बात कर रहे हैं। पर देन नेक्स्ट सेट ऑफ द चैप्टर्स आर द ब्लू कलर, जिससे मॉडरेटली कम क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 9 से लेकर के 7 के बीच में क्वेश्चंस हो रहे हैं अपने। सबसे लीस्ट क्वेश्चन इन चैप्टर से आ रहे हैं। बाइनोमियल कोई क्वेश्चन आ रहा है तो केवल इसी चैप्टर से होगा, जिसके भी चांसेस कम है। तो बाइनोमियल हो रहा, फिर पैराबोल हुआ। बाइनोमियल में भी आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो फिक्स है अपने पास कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सर्कल, एलिप्स। सर्कल और एलिप्स में इस बार थोड़ा सा अलग तरह के क्वेश्चंस आए थे। वो मिड पॉइंट वाला जो है ना, वो भले ही एलिप्स के सिलेबस में नहीं था बट फिर भी क्वेश्चन दिखाया अपने को, है ना। तो एलिप्स, और जनरली अभी तक क्या होता था कि एलिप्स की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे, या कोई एसेंट्रिसिटी या मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस पर क्वेश्चन बनते थे, या हुआ तो भी उसका एरिया अंडर कर्व के अंदर थोड़ा सा यूज हो सकता था। एलिप्स से ज्यादा इतने क्वेश्चन नहीं बनते थे। बट इस बार क्या हुआ कि एलिप्स के अंदर थोड़ा सा हटके क्वेश्चन बनाए। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है अप्रैल सेशन में, कि भले ही टॉपिक नहीं है सिलेबस में लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखेंगे आपको। तो अब यहां पर ये जो चैप्टर वाइज हमने इन क्वेश्चंस का सेग्रीगेशन किया, अब इन चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन के बाद में इन चैप्टर्स के अंदर जो हाईली इंपॉर्टेंस टॉपिक्स हैं वो होंगे कौन से, वो कैसे मालूम चलेगा। अब क्योंकि हमने 25 के भी पेपर्स देखे हैं, 24 के भी देखे हैं, 23 के भी हर साल हम देखते हैं जनवरी और अप्रैल सेशन उनके, उससे हमारे पास एक आइडिया होता है कि अगर ये चैप्टर है उससे फ्रिक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से बनते हैं। इसलिए जो लास्ट ईयर का जो हमारा बैच था उसमें मैंने क्लास में बोला था कि यार एलिप्स भले तुम कर रहे हो लेकिन एलिप्स का ऐसा नहीं कि केवल इक्वेशन तक ही रहना है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा टेंजेंट नॉर्मल, सर्कल के लिए भी हुआ तो टेंजेंट नॉर्मल का भी एक आइडिया रखना है। भले बहुत डीप में नहीं पढ़ो लेकिन कम से कम आइडिया होना चाहिए कि यार टेंजेंट की इक्वेशन कैसी होगी सर्कल के लिए, नॉर्मल कैसा होगा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट करो। क्योंकि एनटीए जरूर नहीं कि एनटीए है ना उस टेंजेंट और नॉर्मल का नाम ले ही ले सर्कल के चैप्टर से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो किसी और तरीके से पूछ सकते हैं। मान लो बोल दें कि एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, बताओ कि क्या कंडीशन होगी दैट द इंटरसेक्शन पॉइंट इज एग्जैक्टली द वन, ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट इज देयर। और या फिर बोले कि लिमिट में मिला दिया उसको, या फिर सर्कल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन का इक्वेशन, ऐसा कुछ नाम दे दिया, तो दीज आर द टेंजेंट नॉर्मल ओनली। तो वो लैंग्वेज अलग कर देंगे, भले नाम नहीं लें लेकिन लैंग्वेज अलग करके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का कैसे आइडिया लगेगा, जब तक कि हमें कोई गाइड करने वाले जो टीचर हैं उन्होंने बहुत सालों के पेपर्स देखे होंगे तभी तो हमें आइडिया लगेगा। तो हमारा जो एनआईटी स्टार वाला बैच है उसमें एक तो मैं खुद ही हूँ आपके सामने खड़ा हूँ, है ना, बाकी हमारे विनीत सर हैं जो केमिस्ट्री के क्लासेस लेते हैं, काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है और काफ़ी फैमिलियर भी हैं आपसे, है ना, क्योंकि यूट्यूब के चैनल पे आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, उनके स्ट्रेटेजिक वीडियोस होते हैं जिससे आपको अच्छा खासा गाइडेंस मिलता है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, मोटिवेशन भी काफ़ी अच्छे से मिलता है। तो विनीत सर हैं हमारे केमिस्ट्री के लिए, और फिजिक्स के सर आपके अपने प्यारे, है ना, बिट्स पिलानी से, और फिजिक्स के सारे चैप्टर से एक तरह से अलग अलग कंसेप्ट निकाल करके बहुत सारे नाइस क्वेश्चंस PYQs लेके आते हैं आपके, और उनको यूट्यूब पर भी सॉल्व कराते हैं, क्लास के अंदर भी। तो एक वास्ट एक्सपीरियंस है और मेरा तो आप देख ही रहे हैं ना, तो PYQs हम सॉल्व कराते हैं। तो एक तरह से ये आपके फैकल्टी जो है वो एक क्लास में लेंगे और इनका रिच एक्सपीरियंस आपको क्लास के अंदर दिखेगा। और एक तरह से कहें कि यार मिनिमम एक्सपीरियंस जो है हम तीनों को मिला करके देखा जाए तो कम से कम 8-9 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस है। तो 8-9 सालों का जो आपको एक्सपीरियंस है वो उन क्लासेस के अंदर मिलेगा, गागर में सागर मिलकर मिलेगा। तो जो क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड मिलेंगे, सिलेक्टेड, उनका इम्पैक्ट आपको अलग अलग कंसेप्ट को समझने के लिए मिलेगा। तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे लेकिन उनका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये क्लास के अंदर आपको लाइव क्लासेस के अंदर फैकल्टीज मिलेंगे। उसके साथ साथ ये जो टीचर्स हैं अपने अमित सर हो गए और विनीत सर हो गए, ये भी हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो इनके रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको देखने मिलेंगे। सूर्यभान सर हो गए, तो इन सब के रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे। रिकॉर्डेड सेशंस के अंदर इनकी अपने एक पढ़ाने का अंदाज जो है वो आपको एक अलग निराला ही मिलेगा। साथ के साथ ये जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि PPTs पर पढ़ा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन और ये जो क्लैरिटी आपको दिख रही है कि जो डेफिनेशन हो गई या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे से नाइस राइटिंग के अंदर यहाँ पर दिखा हुआ, और उसके नीचे आपको सॉल्व करके मिलेंगे, वीडियो के अंदर सॉल्यूशन मिलेंगे। तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। साथ के साथ जो थ्योरी हो रही है उसके अंदर क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है, उन क्रिटिकल पॉइंट्स से क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी उसके अंदर एक्सप्लेन किया जा रहा है। वीडियोज़ का एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि आप अपनी स्पीड से आपके सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ऐसा मतलब इसका एक नेगेटिव भी चीज़ है कि यार अगर आप आलसी हो गए तो उसका कोई फायदा नहीं है, है ना। लेकिन अगर जो स्टूडेंट रियल में अप्रैल वाले सेशन को बढ़िया करना चाह रहा है तो उसके लिए
आप स्पीड अगर बढ़ाना चाहें या कम जाना चाहें, पर्सनलाइज आपकी जो भी स्पीड है कि मान लो एक दिन के अंदर मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आपके पास जो वीडियोस हैं उनसे 3 चैप्टर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। मान लो लग रहा है कि कोई चैप्टर डिफिकल्ट है, मैं उस दिन केवल एक ही चैप्टर, उस डिफिकल्ट चैप्टर को ही करना, तो आप अपनी स्पीड मैनेज कर सकते हैं। आप उस वीडियोस को रुक रुक करके पूरे दिन के अंदर आप देख सकते हैं। मान लो कोई ईजी चैप्टर्स लगें तो उन वीडियोस को आप फास्ट करके भी देख सकते हैं। कोई अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो उसको आप एक बार नहीं समझ में आया तो उसको वापस रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो वो वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो आपको अपनी स्पीड के साथ एडजस्ट करने में बहुत ही आसानी से रहेंगे। तो ऑनलाइन जो ये कोर्स है इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं आपकी स्पीड को मैनेज करने के लिए। और बाकी हाई क्वालिटी ये लेक्चर्स हैं जिसमें सारी थ्योरी जेईई मेन लेवल के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनसे सारी थ्योरी हमारी कवर की है, तो आपका एक बहुत क्विक वे में टाइमली हमारा रिवीजन कंप्लीट करने में ये बहुत मदद करने वाले हैं। और इसके साथ साथ ये जो हमारी वेबसाइट है, अब क्वेश्चन क्या आता है कि यार वेबसाइट पे आप गए तो ज्वाइन कैसे करना है, तो आपको जस्ट iquanta.in वेबसाइट पे लॉगिन करना है। वहाँ जाएंगे आपको तो ये इस तरह का जो पेज दिखेगा, इसके अंदर हमें NIT स्टार बैच का एनरोलमेंट करना है। तो यहाँ पर आएंगे, ये इस तरह का कुछ फॉर्मेट दिखेगा आपको। यहाँ पर अलग अलग तरह के कोर्सेज दिखेंगे आपको। कोर्स इंक्वायरी है कि और भी अगर डिटेल जानना चाहें, हालांकि हम तो दे ही रहे हैं, बट फिर भी अगर आपको और भी क्वेरी है तो कोर्स इंक्वायरी पर जा करके आपके कोई डाउट है तो वहाँ से क्लियर हो सकते हैं। IIT पैकेजेस आपको मिलेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर ये अलग अलग फ्री रिसोर्सेज भी हैं, रिजल्ट्स हैं, नो अस ब्लॉग वगैरह, ये अलग अलग आप जानकारी निकाल सकते हैं इन पर क्लिक करके। ये हमारे कोर्सेज हो गए, अलग अलग तरह के जो जेईई ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनमें पैकेजेस हो रहे हैं आपके पास। NIT स्टार बैच जिसकी कि मैं बात कर रहा हूँ, है ना। प्राइस वाले सेक्शन पे अभी नहीं जाए, आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है आप उसको देखिए। उसके कंपैरिजन में प्राइस कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपके करियर डिसाइड कर रहा है। और जब करियर की बात आ रही है तो हमें चांस लेना ही नहीं है, क्योंकि ये टाइम नहीं आने वाला है। हम आज के 20 साल बाद में सोचें कि यार काश मैंने 12th के टाइम कोई एक राइट डिसीजन ले लिया होता, तो ये जो 20 ईयर्स है जो मेरा स्ट्रगल रहा, हो सकता है कि कम आ जाता, मैं एक अच्छे कॉलेज में चले जाता और वहाँ से मेरा प्लेसमेंट सही होता, तो आज हो सकता है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ अलग तरह की होती, तो हमें बाद में रिग्रेट नहीं करना पड़े। तो उसके लिए अभी जो हमारे पास कोई राइट टाइम पर राइट डिसीजन लो तो उसका इंपैक्ट हमारे लाइफ पर बनने वाला है। तो बाकी चीज़ों पर नहीं जाए, आपका फोकस मेनली जो हमें क्या क्या क्वालिटीज़ मिल रही है कोर्स पर उस पर होना चाहिए। यहाँ पर ड्रॉपर बैच भी है हमारे पास, फुल कोर्स भी है। फुल कोर्सेज फॉर द IIT JEE 2027 के लिए है, 2026 के लिए है, जो कि 11th क्लास में है और 12th क्लास दोनों के लिए हमारे पास कोर्सेज हैं। इनके और भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या हम इस कोर्स में आपको मिलने वाले हैं, क्या क्या पैकेजेस हैं, वो आप क्लिक करेंगे तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। एंड फाइनली दिस इज द JEE मेन स्टार बैच। आप इसमें ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं आपको। तो जस्ट एनरोल करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, आपकी डिटेल्स फिलअप करेंगे और बाकी अगर आपको किसी से बात करनी हो और भी अगर डाउट्स हैं तो आप कोर्स इंक्वायरी में जा करके आप कवर कर सकते हैं यहाँ पर। सो आई होप कि मैंने सारी जानकारी दी है आपको कि हमारा JEE 2025 में क्या क्या वेरिएशंस हुए थे और पिछले से कितने वेरिएशंस हुए। तो एक तरह से डेटा के अंदर हमारी ये जो मेहनत थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी और थोड़ा सा आपको अपनी प्लानिंग करने में मदद मिली होगी। तो लास्ट में जस्ट अगर इस मेहनत का अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा फ़ायदा रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट में आपका कमेंट पुट कीजिए, ताकि हमें एक आइडिया लगे कि आपका ये जो रेस्पॉन्स कैसा रहा। और ऐसे ही कुछ वीडियोस हम इन फ्यूचर में भी आपके लिए लेके आएँ और आपको अपनी रैंक बढ़ाने में और आपका जो मेहनत कर रहे हैं उसका एक रिजल्ट अच्छा है, उस दिशा में हम एक और कदम बढ़ाते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, यशपाल सुहांसिया, एंड सी यू, बाय बाय।